तो बच्चों स्वागत है सभी का फिर से अगले पार्ट में। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10 साइंस, उसका जो फर्स्ट पार्ट हमने कल कवर किया था, हमने जो बेसिक्स कवर किया था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे पहचाने इनको, कैसे इन पर काम करें और इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। इन सभी को जानने के बाद आज हम लोग आगे बढ़ जाएंगे सेकंड पार्ट में। हम जानेंगे कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, हमें क्या क्या कंडीशन देखनी पड़ेंगी। तो बेटे याद रखना, सबसे पहली कंडीशन क्या निकल कर आ रही है कि सर सबसे पहली कंडीशन निकल कर आ रही है, हमें देखना पड़ेगा कि क्लोज कांटेक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स का एक क्लोज कांटेक्ट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने बताया था कि आयरन को अगर मैं मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रख दूं तो उसमें एक ब्राउनिश लेयर बन जाती है, और वो जो ब्राउनिश लेयर है उसको हम रस्ट बोलते हैं, और यही हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या काम कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट काम कर रहा है क्लोज कांटेक्ट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या कि आयरन को हमने रख दिया रूम 1 में, आयरन को रख दिया रूम 1 में, और छत पर हो रही है मॉइस्चर क्योंकि बारिश हो रही है, छत पर ऑक्सीजन मिल रहा है, तो क्या आयरन पे जंग लगेगी? इसे नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसको मॉइस्चर मिला ही नहीं रूम में, इसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिली ही नहीं। तो हुआ क्या कि कांटेक्ट नहीं बन पाया, कि कांटेक्ट नहीं बन पाया। सेकंड, अगर हम बात करें कि अगर हमें लकड़ी को जलाना था, तो लकड़ी को जलाने के लिए अगर मैं लकड़ी यहाँ रख दूं और मैं माचिस लेकर यहाँ बैठता रहूं, मैं जलाता रहूं माचिस को, तो क्या लकड़ी जल जाएगी? बिल्कुल नहीं। माचिस आप खूब जलाते रहो, 100 फूक देना, खूब मिट्टी का तेल डाल के वहां पे 100 माचिस फूक दो आप, लेकिन लकड़ी यहाँ नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि भाई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने लकड़ी को जैसे ही आपने लकड़ी को डायरेक्टली हम सीधे ऑक्सीजन या फिर हम ये बात करें कि माचिस और तेल के कांटेक्ट में लेके आए, लकड़ी जलने लगी। तो क्या बोला मैंने कि कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें कि दूध से दही कैसे बन जाता है, तो क्या दूध को रख दें और दही बन जाएगा? नहीं। जब तक दूध में आप थोड़ा सा वो दही जो होता है वो डालोगे नहीं, थोड़ा सा खट्टा नहीं डालोगे, थोड़ा सा एसिड नहीं डालोगे, तो दही नहीं बनेगा। तो अगर दूध में एसिड नहीं डाला, दही नहीं बना, या फिर दूध फटा नहीं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर हम दूध को अलग रख दें और एसिड कहीं और डाल दे रहे हैं, तो क्या दूध फट के पनीर बन जाएगा? नहीं बनेगा। आप दूध को कहीं और रख दो, पनीर एसिड कहीं और डालते रहो, दूध फट के कहीं पनीर नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर हमें दूध को फाड़ कर पनीर बनाना है, तो एसिड भी दूध में ही डालना पड़ेगा। मतलब कि आपको एक क्लोज कॉन्टेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सेकंड, अगर हम बात करें कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, कि जब भी रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी का एक्सचेंज होगा। रिएक्शन के दौरान क्या होगा? इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी एक्सचेंज होती है। मतलब कि रिएक्शन के दौरान जो मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं या नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, तो इन सभी के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बिना एनर्जी के हम ये काम नहीं कर सकते। या तो एनर्जी इवॉल्व होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि भाई हम जानते हैं हमें कोई भी काम करना हो, हमें वो काम करना है तो ऐसी बात है, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर हमें काम करना है तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ आपको, तो भाई अगर मेरा पेट नहीं भरा होगा, मैंने नाश्ता नहीं किया होगा, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, मुझे भूख लगेगी और फिर शायद पढ़ाने का मन भी ना करे। मतलब क्या कि मतलब अगर मैं काम यहाँ कर पा रहा हूँ खड़े होकर आप लोगों के लिए, तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिली? वो एनर्जी मुझे मिली खाने से। वैसे ही अगर रिएक्शन करवानी है, तो रिएक्शन करवाने के लिए आपको क्या चाहिए? कि हमें चाहिए एनर्जी, और वहां पर बिना एनर्जी एक्सचेंज के, बिना एनर्जी के हम कोई भी काम, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। लकड़ी को जलाना है तो आपको माचिस से या लाइटर से, किसी ना किसी से आपको एक इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब लकड़ी को हल्की सी आग देनी पड़ेगी। जैसे ही लकड़ी को आग दी, लकड़ी ने आग में से वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की और लकड़ी जलने लगी, और फिर वो एनर्जी को इवॉल्व करने लगे। तो क्या हुआ कि एनर्जी के बिना लकड़ी भी नहीं जल सकती। आया समझ? थर्ड, अगर हम बात करें कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर हम बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट एक ऐसा टर्म है जिस टर्म में अगर हम बात करें कि इसका रिएक्शन पर कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं है। ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, ये रिएक्शन में टांग नहीं अड़ाएगा। इसका काम इतना सा रहता है
कि ये पापा होते हैं रिएक्शन, कितना मान लो कि ये कौन है, कि ये पापा है या मम्मी मान लो। ऐसा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं घर पे बैठे पढ़ रहे होते हैं और पता चला कि पापा के आने का टाइम हो गया, तुरंत ही फोन फोन सब साइड में सीधे पढ़ने बैठ गए, एकदम पढ़ाई जोर शोर से होने लगी। मतलब क्या कि हमने रिएक्शन को अगर फास्ट करना है, अगर हमें रिएक्शन को फास्ट करना है तो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, पापा चले जाएं, मम्मी घर पे हो तो क्या होता है कि तो पढ़ लेंगे, मम्मी को तुम कुछ भी कह देंगे, कुछ भी बहाना बना देंगे, वो मान जाएंगे। तो रिएक्शन को स्लो करना है तो फिर हम क्या करेंगे, तो भी हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये आया कि कैटलिस्ट एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा सब्सटेंस है जो रिएक्शन को फास्ट या रिएक्शन को स्लो करने में हेल्प करता है, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि रिएक्टेंट्स का क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए, बिना क्लोज कांटेक्ट के रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैस में मैंने बताया कि बिना गैसेस, बिना एनर्जी के, सॉरी क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, गैसेस नहीं, ध्यान देना, बिना एनर्जी के एक्सचेंज के, बिना एनर्जी के हम कभी भी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम ब्रेक करेंगे, अगर हम तोड़ेंगे तो वो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़कर हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो ये कैसे बना, तो भाई ये ऐसे बना कि जब तक आप कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हीट नहीं दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए हीट नहीं दोगे, तब तक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक नहीं होगी। सेकंड, अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करना है, कंबाइन कर कर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनानी है, लेकिन तभी पॉसिबल है जब उसको आप लाइट एनर्जी दो। लाइट एनर्जी किससे, सनलाइट से, बिना इसके पॉसिबल नहीं। तो मैंने क्या बोला कि बिना एनर्जी के कभी भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। एंड एट लास्ट कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का काम क्या है, इस कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन रिएक्शन को स्लो या फास्ट करने में हमें बहुत अच्छे से हेल्प करनी है। तो ये है हमारी कुछ कंडीशंस। आगे अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन, तो हमने पढ़ ली, हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में जान लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। हमने क्या जाना कि सर, हमने जाना केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके कंडीशन क्या होती है, ये कैसे वर्क करती है। अच्छी बात है, लेकिन अब पॉइंट आता है कि अगर हमें केमिकल रिएक्शन को लिखना है, अगर हमें उसको लिखना है तो कैसे लिखें, तो केमिकल रिएक्शन को लिखने का जो तरीका होता है वही हमारा केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका ही केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। और अब बात ये आती है कि अगर ये केमिकल इक्वेशन कहलाएगा, तो हमने पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट थे, एक पार्ट था रिएक्टेंट कि जो रिएक्शन कर रहे थे, दूसरा पार्ट था प्रोडक्ट कि जिनके बीच में रिएक्शन होने के बाद कोई हमें नया सब्सटेंस मिला, वो हमारा कहलाया प्रोडक्ट। अब बात आती है कि इक्वेशन कैसे लिखें, तो इक्वेशन को लिखने के दो तरीके होते हैं। इक्वेशन को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या कि एक होता है वर्ड इक्वेशन, दूसरा होता है सिंबल इक्वेशन। एक हमारी थी वर्ड इक्वेशन और दूसरी हमारी थी सिंबल इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन और सिंबल इक्वेशन के अगर हम मीनिंग निकालें, डिफरेंस निकालें, तो डिफरेंस क्या निकल रहा है, डिफरेंस निकल के आ रहा है कि वर्ड मतलब कि हमारे शब्द, इतना समझ में आ रहा होगा। सिंबल कि भाई हमारे साइन जो हम एब्रिविएशन वगैरह यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है कि अगर आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पर पीछे अगर हम बैक करें, हमने क्या देखा था कि सर, हमने देखा था अभी अपने पीछे वाली में स्लाइड में, कहाँ गई बेटा, एक मिनट हो गया, ये रहा। हमने देखा था कि अगर हमें हाइड्रोजन और क्लोरीन को कंबाइन करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनानी है, तो उसके लिए लाइट चाहिए। अब इसी को उठाते हैं और समझते हैं कि आखिरी इक्वेशंस वर्ड और सिंबल क्या होती है। हमने लिखा कि H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। तो सर, ये आपको तो पता है कि हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा। तो समझो बेटा, पता ऐसे चलेगा, मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला आपसे कि हाइड्रोजन लिया, मैंने क्लोरीन ली,
जब मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में मिलाया तो मेरे को हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिली। क्या मिली? कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिली। मतलब जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया तो ये क्या बन गए? ये बन गए रिएक्टेंट। इनकी जब रिएक्शन करवाई तो ये क्या बन गए? कि सर ये बन गया रिएक्टेंट। इन्होंने आपस में रिएक्ट किया, रिएक्ट करने के बाद इनसे एक नया सब्सटेंस बना और वो नया सब्सटेंस हमारा कहला रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो अब इसमें इसका क्या सेंस है? इसका सेंस ये है कि हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन ली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनी, तो इसको हमने पूरे वर्ड के फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा? देखो हमने पूरा नाम लिखा है इसका कि ये हाइड्रोजन है तो पूरा नाम लिखा हमने इसका। हमने क्लोरीन लिया तो हमने उसका पूरा नाम लिया। हमने जो नया सब्सटेंस बनते हुए देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने उसका पूरा नाम लिखा। तो ये है हमारी वर्ड इक्वेशन। लेकिन इसी को जब सिंबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे कि हाइड्रोजन का सिंबल क्या? कि H, क्लोरीन का सिंबल क्या? कि Cl, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिंबल क्या? कि HCl। तो ये हमारी कहलाएगी सिंबल इक्वेशन और ये हमारी कहलाएगी वर्ड इक्वेशन। तो ये है, बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर हम सिंपल सी बात करें कि हमें वाटर बनाना है, वाटर की बात करते हैं। वाटर बनाने के लिए हम जानते हैं कि हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया तो क्या बन गया? कि सर बन गया वाटर। अच्छी बात है। ये तो भाई तुमने दो रिएक्टेंट लिए, एक प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट के नाम लिख दिए, प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, तो सर ये हमारी बन गई क्या? कि ये हमारी बन गई वर्ड इक्वेशन। ये हमारी बन गई वर्ड इक्वेशन। लेकिन जब बात आती है कि हाइड्रोजन को तुमने लिख दिया H2, ऑक्सीजन को लिख दिया O2, हाइड्रोजन का सिंबल कि सर H, ऑक्सीजन का सिंबल कि सर O, और वाटर का सिंबल कि सर H2O। क्या? कि सर H2O। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, भाई बात बिल्कुल सेम है। हाइड्रोजन यहाँ भी, हाइड्रोजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी, ऑक्सीजन यहाँ भी, वाटर यहाँ और वाटर यहाँ भी। फर्क क्या आया? फर्क इतना आया कि ये वर्ड के फॉर्म में पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन ये सिंबल के फॉर्म में ले लिए। तो ये हमारी कहलाएगी सिंबल इक्वेशन और ऊपर वाली हमारी कहलाएगी वर्ड इक्वेशन। इस तरह से इनमें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इक्वेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन को सिंपल फॉर्म में लिखना और उसको रिप्रेजेंट करना, इक्वेशन कहलाता है। अगर वर्ड के फॉर्म में है वर्ड इक्वेशन, सिंबल के फॉर्म में तो सिंबल इक्वेशन। तो क्या बोला मैंने कि टू वेज टू रिप्रेजेंट अ रिएक्शन, का रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बताया? केमिकल इक्वेशन एक ऐसा टर्म है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम आता है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम आ रहा है तो रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट आते हैं हमारे पास। सबसे पहला पॉइंट कि वर्ड इक्वेशन, या तो उस रिएक्शन को हम वर्ड के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब रिएक्शन में इस्तेमाल किए जाने वाले रिएक्टेंट्स और बनने वाला प्रोडक्ट, अगर पूरे पूरे नाम लिख रहे हो वर्ड के फॉर्म में तो वर्ड इक्वेशन, और उसी के सिंबल्स ले लोगे तो सिंबल इक्वेशन। जैसे कि हमने लिया यहाँ पर जिंक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन बना, तो इनके पूरे पूरे नाम लिखे हुए ये वर्ड इक्वेशन है। सिंबल इक्वेशन की अगर हम बात करें, जिंक का Zn लिया, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 लिया, जिंक सल्फेट का ZnSO4 लिया और हाइड्रोजन का H2 लिया, तो ये सिंबल्स के फॉर्म में कर दिया। चीज एक ही है, फर्क कितना है कि ये वर्ड है, ये उन्हीं के सिंबल्स है। इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को प्रॉपर्ली लिख सकते हैं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को जानने के बाद अब हम बात करते हैं आगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा बेटर कैसे लिख सकते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम और ज्यादा बेटर तरीके से कैसे लिख पाएंगे, तो जिसमें हमारे पास कुछ कंडीशन आती है, कुछ मॉडिफिकेशंस आती है। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को अगर आपको बहुत प्रॉपर्ली लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है, तो कैसे लिखें? सबसे पहला पॉइंट आता है कि फिजिकल स्टेट, उसका फिजिकल स्टेट हम बता सकते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इनके हम फिजिकल स्टेट बता सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड है तो S लिख दो, रिएक्टेंट लिक्विड है तो L लिख दो, रिएक्टेंट गैस है तो G लिख दो, एक्वस है तो AQ लिख दो उसके साइड में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें कि अगर हमारे रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में कोई एसिड या बेस बन रहा है तो एसिड या बेस में से अगर कोई कंसंट्रेटेड है तो CONC लिख दो, डाइल्यूट है तो DIL लिख दो। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर रिएक्शन हो रही हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही हो,
तो इन सबको भी बता सकते हैं हम। साइड में लिखा हुआ है 450 डिग्री सेल्सियस, ये 200 एटीएम प्रेशर। तो इस तरह से इनको भी लिखकर हम बता सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये इन्हीं फेवरेबल कंडीशंस में परफॉर्म की जा सकती है, वरना रिएक्शन खराब हो जाएगी। फोर्थ अगर हम बात करें कि हीट चेंजेस, कि अगर मैंने बताया था ना आपको कि रिएक्शन को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो अगर जब हीट एनर्जी की बात आती है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक, एब्जॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक। मैंने क्या बोला कि हीट अगर मतलब एब्जॉर्ब हो जाए, हीट अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो एंडोथर्मिक, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस हीट से, और हीट अगर रिलीज हो जाए तो एक्सोथर्मिक, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस हीट से। प्लस का साइन लगा हीट के साथ, मतलब क्या हो रहा है कि एक्सोथर्मिक है, क्या हो रहा है कि एक्सोथर्मिक है, और अगर माइनस लगा है मतलब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक है। इतना क्लियर है। यहाँ से लास्ट हमारा पॉइंट है कि रिवर्सिबिलिटी। अब रिवर्सिबिलिटी हमें ये बताती है कि हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन रिवर्स हो सकता है कि नहीं, जिसमें अगर हम डायरेक्ट एरो बना देंगे तो इसका मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन चुके हैं, इसमें रिवर्सिबल कंडीशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हमने इस तरह से कोई एरो बनाए तो ये एरो जो है वो एरो हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बन सकता है, यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी कंडीशन लग सकती है। तो ये थी हमारी कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस।